नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विनय अवस्थी, यहाँ पे मेरे साथ एसएससी जीडी एग्जाम के रिव्यू के लिए, जिसमें हम लोग आज कंटेंट भी देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बढ़िया सी लाइन याद आ रही है। ठीक है, हमने किया था प्यार उसने दगा किया है, हमने किया था प्यार उसने दगा किया है। ये तो एसएससी और एजुकेटी का फलसफा है। तो फाइनली आपको बता दूं कि हमने उस टॉपिक को पकड़ लिया है जो नया टॉपिक आपका बनाया गया था। कल जो हमने क्लास ली थी 3 बजे, सभी बच्चों को बताया था, पीडीएफ दी थी, क्लास नोट्स दिया था। मैंने कहा था इसको बढ़िया से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी बढ़िया से क्वेश्चन वहां से मिले हैं। कई सारे बच्चे कमेंट आया है, कई सारे बच्चों की कॉल आई है, कमेंट नहीं है कॉल आई है मेरे पास, प्रॉपर तरीके से बताया कि जो हमने कल उनको, जो आप लोगों को जो मैंने कल नोट्स दिया था, जिसमें पुलिस प्रशासनिक शब्दावली और परिभाषाएं उनकी थी, वहां से क्वेश्चन आपका बना है। पुलिस वाले सारे क्वेश्चन आपके बने हैं। जो ट्रांसलेट करने को दिया था, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे वो सेकंड शिफ्ट हो, उसमें क्वेश्चन आपके मिले हैं। अभी आपको बच्चों से बात भी करा देंगे, सबके नंबर आए हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है बच्चे, ये भी मैंने आपको बताया था। तो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से बताई थी, वो क्वेश्चन आपके वहां से बन रहे हैं। मतलब जो पहले मैं बड़ा नाखुश था, बड़ा मायूस था कि इतना 12 घंटे की क्लास ली, वहां से क्वेश्चन नहीं उस तरह से आए थे, मतलब जो पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया था। लेकिन उस चीज को हमने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद यहाँ पे हम लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहता हूँ आपको कि जो एनालिसिस है हमारा, उसको हम कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक लाइन बड़ी प्यारी सी है आपके लिए, फिर स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि मैं इसीलिए कभी उम्मीद नहीं छोड़ता हूं, और आपसे भी कहता हूं उम्मीद मत छोड़िएगा। ठीक है, कहते हैं कि हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रख। मैं हंस क्यों रहा हूं, आप समझ गए होंगे कि हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। फाइनली मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एनालिसिस करा देता हूं कि बच्चों ने हमारे पास लिख करके भेजा है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट उसका एनालिसिस करा, मतलब फर्स्ट उसका बता देता हूं कहां कहां से क्वेश्चन पूछा गया। एक बात और है कि आप लोग मैथ्स को सबसे बाद में सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा हल्का सा टफ पूछी जा रही है। हो सके तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं, रीजनिंग हिंदी को सॉल्व करिएगा, हिंदी जीएस और रीजनिंग को सॉल्व करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। ठीक है, बस 1 मिनट का हमको समय दे दीजिएगा। हाँ, आ जाओ। तो मैं ये 29 तारीख का एक बार वो लिख देता हूँ, केवल हिंदी का ही लिखूंगा, बाकी उसका वर्बली बता दूंगा। हिंदी का लिखूंगा, जीएसवीएस का वर्बली बता दूंगा। 29 अप्रैल 2026 का ये फर्स्ट शिफ्ट है। कौन सा शिफ्ट है? फर्स्ट शिफ्ट है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग कर रहे होंगे यहाँ पे, इसके बारे में जानेंगे और क्वेश्चन कैसे बने थे ये भी बता दूंगा। फर्स्ट शिफ्ट में पता नहीं कैसे क्या याद आ गई एग्जामिनर को, उसने विलोम शब्द दे दिया था। कल का विलोम क्या होता है? ठीक है, आ जाओ बता देता हूँ। आज सेना और पुलिस से वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑफिस वाले। तो फर्स्ट शिफ्ट में आप देखोगे यहाँ पे एक वर्तनी शुद्धि से 2 या 3 क्वेश्चन थे। एक तो आपका व्यावसायिक था, व्यावसायिक व्यावसायिक का शुद्ध शब्द क्या था? शुद्ध वर्तनी वाला था, शुद्ध वर्तनी, ऐसे क्वेश्चन थे। उसके बाद आपका एक अक्षर का शुद्ध वर्तनी था, अक्षर क्या बोलेंगे, अक्षर का शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी था यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो आपका क्या आया था? कल का विलोम आया था। तीसरे नंबर पे आपका कल का विलोम था, कल का विलोम। ठीक है, कल का विलोम यहाँ से पूछा था। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका गद्यांश आया था, जो आप आसानी से कर सकते थे। गद्यांश 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन सरल थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन सरल थे। उसके बाद 5वें नंबर पे आपका जो पुलिस पुलिस प्रशासन प्रशासन पुलिस प्रशासन प्रशासन व कार्यालयी कार्यालयी शब्दावली थी, शब्दावली से क्वेश्चन थे। ठीक है ना। और उसके बाद 6वें पे आपका अनुवाद से 3 क्वेश्चन थे, अनुवाद से 3 क्वेश्चन थे यहाँ पे, जिसमें एक तो बहुत आसान था और 2 क्वेश्चन आपके सीधा सीधा कल वाली जो मैंने पीडीएफ दी थी वहां से सीधा सीधा बना था। ठीक है, अब आ जाओ, थोड़ा सा बता देता हूं सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में क्या आया? सेकंड शिफ्ट में विलोम शब्द नहीं आया। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में विलोम शब्द नहीं आया और सेकंड शिफ्ट का पेपर आसान आया है। आपको, आप कहिएगा तो मैं बच्चे से बात भी करा दूंगा, वही आपको बता देगा। अधिसूचना और अध्यादेश में क्या अंतर है? अधिसूचना शासन द्वारा जारी की गई सूचना, अधिसूचना कहलाती है, और एक
समय के लिए जो आदेश दिया जाता है उसको अध्यादेश कहते हैं। आधिकारिक आदेश होता है वो अलग है आपका, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इनका क्या नाम था, मैं नाम भूल गया यार, तायडे कुछ ऐसी करके था, दिलखुश मीना थे, तायडे था शायद। अभी मैं करता हूँ कॉल इनको। हाँ, हिंदी का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, बस 2 मिनट का समय दे दीजिएगा, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट की अगर आप बात करोगे, सेकंड शिफ्ट, ठीक है, सेकंड शिफ्ट देखोगे तो मतलब यही फॉर्मेट पूरा यही का यही है, सेम फॉर्मेट है। वर्तनी शुद्धि यहाँ भी थी, वाक्य शुद्धि यहाँ भी थे, गद्यांश 5 क्वेश्चन आसान थे, बाकी ये आपका पूछा गया था कल जो पुलिस वाला हमने कराया था वहां से। अगर फोन उठाएगा तो मैं बात कर लूंगा, अगर कॉल आएगी, वरना हम लोग इस पे थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने आज क्या किया है, आज थोड़ा और तरीके का और आसान इसको करने का प्रयास किया है। ये तो वही है, क्वेश्चन भी आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन भी है जो हिंदी से अनुवाद करने वाले हैं, वो मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे रख दिए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका क्या बोलते हैं, अबेंस किसे कहा जाता है, तो इसका मैं पूरा पोस्टमार्टम करते हुए चलूंगा। तो क्वेश्चन भी आज रख दिए और कंटेंट भी अच्छे से आपके लिए बना दिया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अथॉरिटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपसे पूछ सकता है कि भैया अथॉरिटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, बोले सर अथॉरिटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बोले सर सॉरी, अथॉरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बोले सर प्राधिकरण कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्राधिकरण कहा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है कि निर्णय लेने के आधिकारिक शक्ति को क्या कहते हैं, प्राधिकरण कहते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, अथॉरिटी कहा जाता है। ऐसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद जाते हैं, आपसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी को बोलते हैं। हिंदी से इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यहाँ पे। और दिए गए कार्य को पूरा करने का जो दायित्व होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, वो सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछेगा कि आपका अकाउंटेबिलिटी का हिंदी क्या होता है, तो अकाउंटेबिलिटी का हिंदी क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। अब इसका मतलब क्या है कि कार्य के परिणाम के लिए जवाबदेही, ठीक है। फिर क्या कह रहा कि आपका डेलीगेट का मतलब क्या होता है, तो डेलीगेट का मतलब प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि किसे बोलते हैं, जो डेलीगेट होते हैं उनको प्रतिनिधि कहा जाता है, याद रखिएगा। हाँ जी बताइए, हेलो, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्या कह रहा है यहां पे, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण आपका आ सकता है, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है निर्णय लेने की शक्ति का जो वितरण होता है उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, वहां क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन था। केंद्रीकरण का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं, केंद्रीकरण को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि निर्णय लेने की शक्ति का एक जगह, ठीक है ना, निर्णय लेने की शक्ति का एक जगह होना। फिर आता है पॉलिसी डिसीजन। तो पॉलिसी डिसीजन का मतलब क्या होता है, नीतिगत जो निर्णय होते हैं उनको पॉलिसी डिसीजन कहते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो सीधा का सीधा आपके एग्जाम में आएंगे और आसान होते हैं, आप कर सकते हो। हिंदी अब जो आ रही है, पहले मतलब पहले शिफ्ट में क्या हुआ, पहली शिफ्ट में भाई हिंदी का नया सिलेबस एकदम आ गया, तो बच्चों को लगा कि बहुत टफ है, लेकिन हिंदी आसान आ रही है, ठीक है। आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर था ना? अच्छा, सेकंड शिफ्ट का एक बार मुझे ये बता देना बढ़िया से कि हिंदी में कैसे क्वेश्चन आए थे, और जो हमने कल पढ़ा था वहां से कुछ फंसा था या नहीं फंसा था? फंसा था, वो इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी ऐसा शब्द था। अच्छा, इंग्लिश से हिंदी वाला जो अनुवाद वाला था, वो एक शब्द था। अनुवाद से कितने क्वेश्चन थे? एक ही था सिर्फ। अच्छा, अनुवाद से एक क्वेश्चन था केवल सेकंड शिफ्ट में? मतलब वो इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेशन करना होता है, वो शब्द। अच्छा, इंग्लिश में था हिंदी में करना था, या हिंदी में था इंग्लिश में करना था? इंग्लिश में था हिंदी में करना था। अच्छा, इंग्लिश में था हिंदी में करना था, ठीक है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये जो पुलिस प्रशासन और क्या बोलते हैं आपका कार्यालय शब्दावली थी, यहाँ से कितने क्वेश्चन होंगे? इससे सर मैं तो बोल तीन चार इससे ही थे, वो पुलिस से संबंधित ही। अच्छा, 3-4-5 यहाँ से जो पुलिस प्रशासन वाले हैं शब्दावली से 3-4 क्वेश्चन थे। हाँ सर। तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था? सर जो अपना थानेदार रहता ना, उसका प्रमुख मतलब जो अध्यक्ष रहता उसको क्या कहते हैं? तो यार ये तो हमने कल कराया था, प्रमुख अध्यक्ष को क्या कहते हैं? वही बोल रहा सर मैं, और उसको थाने अध्यक्ष ऑप्शन था उसमें। अच्छा, थाना अध्यक्ष ऑप्शन था। हाँ वही लगाया सर। इसका मतलब अध्यक्ष था ऐसे ऑप्शन थे, और थाना अध्यक्ष था। अच्छा, थाना अध्यक्ष किसे कहते हैं? हाँ थाना मतलब नहीं, वो
थाने में जो प्रमुख रहता है नहीं, ऐसा प्रश्न को पूछा था उन्होंने। अच्छा, तो ये तो मतलब कल कराया था कल हमने पीडीएफ, मुझे कल याद है। कराया था आपने। तो यहाँ ऐसे हाँ कितने क्वेश्चन रहे होंगे? सर, 4 प्रश्न ऐसे थे, और जो शुद्ध अशुद्ध है क्या नहीं सर? हाँ, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी। हाँ, उसमें ती, तीर्थक। तीर्थक या तीर्थ? नहीं नहीं, तीर्थ तीर्थ। तीर्थ का शुद्ध वर्तनी था। हाँ, और अच्छा, तुलसीदास, तुलसीदास का क्या था? शुद्ध वर्तनी वाला। अच्छा, तुलसीदास का शुद्ध वर्तनी, कालिदास तो नहीं था? नहीं, तुलसीदास था। ओके, और कुछ याद है? कर्मनाश। हैं? कर्मनाश। कर्मनाश, कर्मनाश, हाँ हाँ। कर्मनाश और था या कर्मण्य था, कुछ ऐसा? नहीं, कर्मनाश था सर। कर्मनाश का शुद्ध वर्तनी। हाँ, शुद्ध वर्तनी। अच्छा, और कुछ? ये तो आसान है वैसे, की जा सकती है। पैसेज भी आसान था सर। पैसेज वो आपने बोला था कि नहीं, वो आ जाएगी पैसेज में, सब कुछ होगा, गद्यांश वेदांश, वैसा ही क्वेश्चन आया था। पैसेज आया था, सरल वो था या थानेदार। कठिन? इजी था सर, सब पैसेज में मिल गया। अच्छा, कितने लाइन का था? बस 3-4 लाइन का, बस 3-4 लाइन में उन्होंने, छोटा पैसेज था सर। अच्छा, शीर्षक भी आया था? हाँ, शीर्षक भी आया था उसमें। लेकिन चलो ठीक है। लेकिन ये जो बताओ, जैसे शब्दावली जो अनुवाद करने को आ रहा है, ये बहुत टफ आ रहा है, बहुत आसान आ रहा है? नहीं सर, वो जो आप पढ़ा रहे ना, आपका जितने क्लास किया वो पेपर मार के आएगा बस। अच्छा, जिसने क्लास किया है वो 3 बजे हाँ वाली? हाँ, वो पेपर मैंने 28 तारीख का वो विश्लेषण देखा था। मुझे मेरे दिल में मतलब थोड़ा सा ये डर था सर कि पेपर अच्छा नहीं जाएगा। चलो ठीक है। लेकिन गया, लेकिन हिंदी के 18 ओके 19 आएंगे, 18-19 इतना आता है। एक तो कुछ मतलब रॉन्ग हो सकता है सर। ओके, इसको पर्सनल मुकेश को ब्लॉक कर देना जरा। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? चलिए ठीक है। हाँ, थैंक प्रतीक यू तायडे मुकेश। सर, आणि सर मी काय म्हणतो सर, ओके, हॅलो बाकी मैं, हाँ जी बताइए। सर, तुमच्यासाठी म्हणजे लय मोठा थँक्यू सर, माझ्याकडून स्वतःकडून। थैंक यू, हाँ लव यू ठीक है टू, सर, लव यू। लव यू टू सर, थैंक यू बाय सर। बाय। चलो ठीक है। तो ये थी आपके, मतलब इनका बढ़िया सा इन्होंने करा दिया है। कुल मिला के आसान आ रहा है। ये कौन पागल है कह रहा है कि फोन पे बात मत करो? ये मेरे पिताजी लाएंगे क्वेश्चन अगर फोन पे नहीं पूछूंगा? ये कौन लाएगा क्वेश्चन, बताओ? पहले की बात करके आऊँ, अभी पेपर छूटा है उसका, अभी बता रहा है सेकंड शिफ्ट का, आधे आधे घंटे बाद पेपर छोड़ रहे हैं, बता रहा है क्लास में फोन बात करो, क्लास एकदम छोड़ के चले जाओ, कोई काम नहीं है तुम्हारा क्लास में। ठीक है, मतलब तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ रात भर में, क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, कंटेंट निकाल रहा हूँ, कह रहा फोन पे बात मत करो, टाइम खराब होता है। अरे भाई, तेरे लिए ही निकाल रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आप ही के लिए निकाल रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं निकाल रहा हूँ। अगर उस बंदे से मैं पूछ रहा हूँ तो ये मैं आप ही के लिए पूछ रहा हूँ, मुझे थोड़ी पूछ रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी पूछ रहा हूँ, मेरा हो गया जो होना था। आ जाओ। तो ये चीजें हैं, आ रही हैं। कल वाली क्लास का पीडीएफ एक बार फिर से आप लोग रिवाइज करके जाइएगा। कल वाली पीडीएफ एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। जो जो मैंने अभी तक मतलब जो आपके 27 के बाद जो क्लासेस हुई हैं, जो भी मैंने कंटेंट दिया है उसको जरूर देखिएगा, और देख करके उसको जो है एक बार पढ़िएगा जरूर, वहां से क्वेश्चन आपका बन रहा है, अगर अच्छे से करोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। ये दोनों का शिफ्ट का आपका एनालिसिस हो गया, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब ये वाला जो मेन आपका डर था, ये वाला जो मेन डर था, वो डर अब निकल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछ रहा है, ज्यादा इधर उधर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। कल मैंने पूरा वो पुलिस वाला कराया था, पुलिस से रिलेटेड कराए थे, जैसे थाना अध्यक्ष, थाना का मुख्य कौन सा होता है, थाना में जो है मुख्य अधिकारी कौन सा होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको कराई थी। आज जो है मैं कार्यालयी परिभाषा करा रहा हूं, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको कार्यालयी परिभाषा से जुड़े क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो जिसका मैंने साथ में हिंदी अनुवाद भी रखा है, इंग्लिश अनुवाद मतलब हिंदी का इंग्लिश भी रखा है, और उसके साथ में परिभाषा भी रखी है। अब इसको बनाने में समय लगता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये सारी चीजें निकालना मतलब मोस्ट छांट करके लाना थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, लेकिन किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। अब मैं इंग्लिश में क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि इंग्लिश में देगा, उसको हिंदी में करना होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। तो ऐसे दे देगा, कर दीजिएगा। जैसे कह रहा चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? चेन ऑफ कमांड, तो चेन का मतलब श्रृंखला हो गई, कमांड का मतलब आदेश हो गया। कमांड ये शब्द पहले आ चुका है, ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था 27-28 को। नियंत्रण का मतलब क्या होता है? नियंत्रण मतलब कंट्रोल होता है, इसका मतलब होता है कार्यों की निगरानी करना। आदेश देने की क्रमबद्ध प्रणाली को श्रृंखला आदेश कहते हैं। ऐसे भी पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो गया? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना, ठीक है।
तो प्रोजेक्ट का मतलब परियोजना हो गया, और परियोजना का मतलब क्या होता है, निश्चित समय में पूरा होने वाला कार्य। तो आपका स्टेटमेंट ऐसे दे देगा, निश्चित समय में पूरा होने वाला कार्य क्या कहलाता है, तो आप कहोगे सर उसे परियोजना कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है कार्यालय विभाग से संबंधित, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कल पुलिस विभाग से संबंधित कराए थे, और वो उसका फायदा हुआ था आज की शिफ्ट में, और इसका फायदा होगा नेक्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, फिर कह रहा कि अच्छा कल क्लास क्यों नहीं ला पाया, आप लोगों के सबके कमेंट आ रहे हैं कि मैं कल क्लास नहीं ला पाया। क्लास केवल इसलिए नहीं ला पाया क्योंकि और भी टीचर्स जो हैं उनकी क्लासेस वगैरह लगी हैं, और क्लास ऐसे डिस्टर्ब करना थोड़ा सा सही नहीं लगा, इस वजह से नहीं ला पाया था। लेकिन आपको जो कंटेंट मैंने दिया है उससे फायदा होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी को बेहतर बनाने का, हिंदी में आपका नंबर ना कटे, उसका पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो परियोजना प्रबंधक का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब हो गया, जैसे अब जैसे आज पूछा था आपसे कि थानेदार के बारे में पूछा, तो यहां पे आपसे पूछ लेगा परियोजना का संचालन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो इसको परियोजना प्रबंधक कहते हैं हिंदी में, और प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं इंग्लिश में। ये कार्यालयी भाषा वाले शब्द हैं। ठीक है, फिर प्लानिंग किसे कहते हैं, प्लानिंग का मतलब होता है योजना, कार्य को पहले से तय करना प्लानिंग कहलाता है। इसी तरह से एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कार्यान्वयन, मतलब योजना को लागू करना, कार्यान्वयन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, मॉनिटरिंग मतलब होता है निगरानी। हाँ जी बताइए, हेलो जल्दी बताइए भैया। गुड आफ्टरनून, कितने बजे था, 3 बजे से है, ये छूटा हो, क्लास बताओ। ये मैं 4 बजे के बाद बात करेंगे। चलिए आ जाइए। अब देखिएगा निगरानी होता है, निगरानी मतलब कार्य की जो प्रगति पर नजर रखना, कार्य जो हो रहा है उस पर नजर रखना। फिर कहता है जोखिम, रिस्क हो गया, रिस्क मतलब जोखिम हो गया, संभावित नुकसान की संभावना। फिर क्या कह रहा है, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, यानी कार्य के लिए आवश्यक जो साधन होते हैं उनको रिसोर्सेज कहते हैं। उसके बाद माइलस्टोन होता है, माइलस्टोन का मतलब क्या हो गया, परियोजना का महत्वपूर्ण चरण, यानी इसको क्या बोलेंगे, माइलस्टोन कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है डिलीवरेबल, डिलीवरेबल का मतलब, डिलीवरेबल ही इसको बोलते हैं, परियोजना का अंतिम परिणाम जो होता है, या आप रिजल्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, डिलीवरेबल हो गया। उसके बाद क्लोजर होता है, क्लोजर मतलब समाप्ति हो गई, यानी परियोजना का पूरा होना, उसके बाद मतलब परियोजना का पूरा होना, समाप्ति होना क्या कहलाता है, क्लोजर कहलाता है। रेवेन्यू आ सकता है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, ये आय होता है। ठीक है, कंपनी की कुल आय या कार्यालय की कुल आय। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस मतलब व्यय होता है, खर्च होता है, खर्च की गई राशि। अब यहीं पे आपका आ जाएगा, जैसे पिछली क्लासेस में आया है, पिछले एग्जाम में आया है, जो आपके उसमें हुए हैं, बैलेंस शीट किसे कहा जाता है, तो बैलेंस शीट को बोलते हैं, यानी आपसे ऐसे पूछेगा जो कंपनी का जो वित्तीय स्थिति का विवरण होता है, जो लेखा जोखा होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, फिर कैश फ्लो, कैश फ्लो क्या हो गया, कैश फ्लो आपका पैसे का आना जाना हो गया। ऑडिट का मतलब आप ऑडिट ही कहोगे, यानी खातों की जांच करना, ऑडिट का मतलब होता है जांच करना। नोटिस किसे कहते हैं, नोटिस कहते हैं सूचना देने वाले आधिकारिक पत्र को, और ये क्वेश्चन आ सकता है आपका परिपत्र, ये ऑप्शन में आया है लेकिन ये आंसर में अभी नहीं आया है, ऑप्शन में था ये कल वाले एग्जाम में। सर्कुलर किसे कहते हैं, परिपत्र को कहा जाता है। इसी तरह से मेमो किसे बोलते हैं, तो मेमो कार्यालय के अंदर का संक्षिप्त संदेश होता है। करस्पॉन्डेशन किसे कहा जाता है, करस्पॉन्डेशन आपका पत्राचार को बोलते हैं, ये भी आ चुका है। एजेंडा का मतलब क्या होता है, बैठक में चर्चा के विषयों की जो सूची होती है, तो विषय की सूची को एजेंडा कहा जाता है। ठीक है, हाँ हिंदी में इंग्लिश आ रही है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस मतलब होता है प्रदर्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि कर्मचारी के कार्य की गुणवत्ता को जांचना परफॉर्मेंस कहलाता है। केपीआई होता है, जिसको इंग्लिश में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बोलते हैं, केपीआई, यानी एक तरह का टारगेट होता है, ये कार्य मापने का मानक होता है, केपीआई बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्टिविटी आती है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता, यानी कि कम समय में अधिक कार्य करने की जो क्षमता होती है, उत्पादकता होती है, उसे बोलते हैं। फिर आता है आपका इनिशिएटिव नहीं है, ये प्रोत्साहन है, आपका इंसेंटिव बोलते हैं इसको। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, तो इसका मतलब होता है कि अच्छा काम करने के अतिरिक्त करने पर अतिरिक्त लाभ देना, इंसेंटिव कहलाता है, जिसको प्रोत्साहन बोलते हैं हिंदी में। और फीडबैक आता है, फीडबैक यानी कि कार्य पर दी गई प्रतिक्रिया, फीडबैक को क्या बोलेंगे, कार्य की प्रतिक्रिया जो होती है उसे फीडबैक कहा जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। आगे टीम, टीम का मतलब आप जानते हो, किसी कार्य के लिए बनाया गया जो समूह होता है उसे टीम कहते हैं। लीडरशिप का मतलब नेतृत्व होता है, यानी लोगों को दिशा देने और प्रेरित करने की क्षमता को लीडरशिप कहते हैं। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटजी का मतलब रणनीति होता है, यानी लक्ष्य प्राप्त करने की योजना, इसको क्या बोलते हैं? रणनीति कहा जाता है। फिर आता है आपका क्या बोलते हैं? टारगेट या गोल, यानी लक्ष्य बोलते हैं इसको, प्राप्त करने का उद्देश्य हो गया। उसके बाद डिसीजन हो गया, डिसीजन को निर्णय बोलते हैं, किसी विकल्प का चयन। ये इजी जो आपको शब्द लग रहे हैं, ऐसे ही शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं हिंदी इंग्लिश करने वाले। तो हिंदी इंग्लिश करने वाले जो है ऐसे शब्द पूछे जा रहे हैं, और साथ में परिभाषाएं भी मैं लेकर के आ गया हूं, तो परिभाषाएं भी आ जाएंगी और आपका ये भी आ जाएगा। ठीक है, वन लाइनर टाइप करके हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन को समन्वय बोलते हैं, यानी विभिन्न कार्यों को मिलाकर चलाना। फिर आता है अनुशासन। अब यहां से थोड़ा सा आ गए हम प्रशासनिक लैंग्वेज पे। यहां से किस पे आ गए? आपका प्रशासनिक शब्दावली है ये प्रशासनिक शब्दावली है, तो इसमें परिभाषा भी है साथ में, और हिंदी और इंग्लिश भी है। वो कार्यालयी शब्दावली थी। तो अनुशासन का मतलब डिसिप्लिन हो गया। डिसिप्लिन मतलब नियमों का पालन करना, तो नियमों का पालन करना डिसिप्लिन कहलाता है। ठीक है, अब आ जाओ आगे चलते हैं। रजिस्टर क्या कह रहा है आपका? त्यागपत्र को बोलते हैं रिजग्नाइजेशन बोलते हैं इसको, जिसको कहते हैं रिजाइन दे देंगे, रिजग्नाइजेशन। तो इसे त्यागपत्र कहा जाता है, और नौकरी छोड़ने की सूचना दी जाती है ये। फिर सेवानिवृत्ति होता है। सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये रिटायरमेंट हो गया, सेवानिवृत्ति कहा जाता है इसको, यानी कि आयु या सेवा पूर्ण होने पर जो नौकरी समाप्ति होती है, नौकरी समाप्त करना होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आपका सेवानिवृत्ति कहा जाता है, यानी रिटायरमेंट कहते हैं उसको। जी बताइए क्या पूछ रहे हैं? मॉक टेस्ट लगता है तो हाँ, अब तो चेंज हो गया ना, अब फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है। आपका टेक्स्ट बुक ने फ्री मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया है। ये मैंने टॉपिक उनको भेज दिए हैं जो हमारे कंटेंट बनाते हैं, मतलब जो टेस्ट के लिए कंटेंट बनाते हैं, उनको मैंने टॉपिक दे दिए हैं, और यही इसी टॉपिक से वो अब टेस्ट बना रहे हैं, तो वहां से टेस्ट दिया करिए आप लोग। ठीक है, फिर आ जाओ नियमावली, जिसको हम पॉलिसी कहते हैं। नियमावली को क्या कहते हैं? पॉलिसी कहते हैं, यानी कंपनी के नियम और दिशा निर्देश हो गए। कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोग नहीं लगते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस मतलब संविदा, यानी कुछ समय के लिए, या आप ऐसे कह सकते हो दो पक्षों के बीच लिखित समझौता होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे संविदा कहते हैं, यानी कि इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, नोट्स मत बनाओ, इसी को डाउनलोड करके पढ़ना, नोट्स मत बनाओ, इतना समय नहीं है। मानव संसाधन एचआर हो गया, यानी कर्मचारियों से संबंधित सभी कार्यों का विभाग, को हटा दो। रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती होता है, तो नए कर्मचारियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया भर्ती कहलाती है, यानी रिक्रूटमेंट कहलाता है। ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण होता है, तो ये आ सकता है आपका, क्योंकि ट्रेनिंग सेना वगैरह में भी होती है, पुलिस वगैरह में भी होती है, कर्मचारियों को कार्य करने के लिए तैयार करना। और मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? एवेल्युएशन बोलते हैं। एवेल्युएशन का मतलब हो गया मूल्यांकन, यानी कर्मचारी के कार्य का आकलन करना। उसके बाद अटेंडेंस का मतलब क्या होता है? अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति, यानी कर्मचारियों के आने जाने का जो रिकॉर्ड होता है। ये पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, ये पहली शिफ्ट का क्वेश्चन आया था, कर्मचारियों के आने जाने का रिकॉर्ड। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। मेरा टेलीग्राम विनय सर टेक्स्ट बुक के नाम से, या हिंदी, देखो मुझे आप कहीं भी फॉलो करना चाहते हो आप फॉलो कर लो, केवल हिंदी बाई विनय सर डाल देना। आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है हिंदी बाई विनय सर, हिंदी बाई विनय सर, बाई विनय सर। मैं हर जगह एक्टिव रहता हूं, ठीक है ना, हर जगह एक्टिव रहता हूं। अभी एकदम आपको मिलूंगा, चाहे इंस्टाग्राम हो, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम है, फेसबुक है, हर जगह मिल जाऊंगा, जहां भी आप फॉलो करना, लेकिन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे देता हूं। ठीक है, तो विनय हिंदी बाई विनय सर डाल दो, या विनय सर टेक्स्ट बुक डाल दो, मिल जाऊंगा। आगे चलते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा प्रशासनिक शब्दावली से, इसको भी ध्यान रखिएगा, समय नहीं था। प्रशासनिक शब्दावली ये भी है, प्रशासनिक शब्दावली समय नहीं था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है। अब देखो पद और नियुक्तियों से संबंधित, जैसे ऑन, यह आपका आता है परिवीक्षा। परिवीक्षा का मतलब होता है ऑन प्रोबेशन। ऑन प्रोबेशन का मतलब हो गया, ये वो समय होता है जिसमें कर्मचारी का ट्रायल होता है, ट्रायल बेस जिसको बोलते हैं, जिसको प्रोविजन भी बोला जाता है। फिर आता है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? ये कल भी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। अधीनस्थ बोलते हैं। अधीनस्थ का मतलब कि पदानुक्रम में नीचे कार्य करने वाला, मतलब जो आपका पद है उससे नीचे कार्य करने वाला सबऑर्डिनेट कहलाता है, मतलब किसी पद से छोटा, अधीनस्थ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। एक्स ऑफिसियो किसे कहा जाता है? एक्स ऑफिसियो पदेन को कहते हैं, यानी पद के कारण स्वतः मिलने वाली जो जिम्मेदारी होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिसियो बोला जाता है। ठीक है,
फिर कह रहा आधिकारिक पत्राचार और दस्तावेज माफ कीजिएगा। अब अधिसूचना हो गई। अधिसूचना का मतलब क्या होता है, जो गजट अर्थात राजपत्र में प्रकाशित होता है उसे अधिसूचना कहते हैं, यानी इसको इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहते हैं। ये लाइन बड़ी, ये पूरा स्लाइड आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेमोरेंडम किसे कहा जाता है, तो मेमोरेंडम आपका ज्ञापन हो गया, इंग्लिश में इसको हिंदी में ज्ञापन कहते हैं, जिसे बोलचाल में मेमो भी कहा जाता है, तो इसको मेमोरेंडम बोलते हैं। ज्ञापन कार्यालय ज्ञापन होता है, एक आपका ऑफिस मेमोरेंडम हो गया, ऐसे करके आते हैं। फिर मिनट्स होता है, यानी कार्यव्रत कहते हैं मिनट्स को, मीटिंग के दौरान हुई चर्चा का जो लिखित रिकॉर्ड होता है, आजकल तो ऑनलाइन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मिनट बोलते हैं, यानी कार्यव्रत कहा जाता है। ठीक है। फिर आता है आपका पृष्ठांकन, यानी इंडोरेसमेंट बोलते हैं इसको। इंडोरेसमेंट का मतलब क्या होता है, पृष्ठांकन, यानी दस्तावेज के पीछे जो दी गई स्वीकृति या निर्देश होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पृष्ठांकन कहते हैं। पृष्ठ में अंकन किया जाता है उसको। ठीक है। अब आगे चलते हैं, वित्तीय और विधिक शब्दावली है थोड़ी सी, जैसे एफिडेविट हो गया, ये आपको पिछली क्लास में भी बताया था मैंने। एफिडेविट मतलब शपथ पत्र बोलते हैं, यानी कानूनी रूप से प्रमाणित स्वघोषणा इसको कहते हैं। फिर आता है आपका सांविधिक। सांविधिक का मतलब हो गया स्टेचुअरी बोलते हैं इसको, जो संसद या विधानमंडल के कानून अर्थात एक्ट द्वारा बना हो। फिर उसके बाद विलंब शुल्क इसको बोलते हैं, यानी इसको डिमोरेज बोला जाता है। डिमोरेज का मतलब हो गया विलंब शुल्क, अक्सर रेलवे या बंदरगाहों पर सामान छुड़ाने में देरी पर लगता है। उसके बाद आता है आपका इसको बोलते हैं पारिश्रमिक, यानी रिमोनरेशन। रिमोनरेशन का मतलब होता है वेतन भत्ते और अन्य लाभों का कुल योग, यानी पारिश्रमिक कहा जाता है इसको। ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा हिंदी से इंग्लिश वाले पे, इसको आपको आंसर बताना है। अवेंस का मतलब क्या होता है, आंसर बताइएगा सभी लोग। थोड़ा सा इस पे हम क्या कर लेते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस मार लेते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके फंसने वाले क्वेश्चन है एग्जाम में, सीधा सीधा आएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका अवेंस का मतलब क्या होता है, पालन करना, स्थगित या अवस्था या आस्थगन होना, या फिर आज्ञा देना या निरस्त कर देना। तो आज्ञा मतलब ऑर्डर हो गया, आज्ञा का मतलब क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं भाई, आज्ञा देना ऑर्डर हो गया। निरस्त कर देना, अबवेंस का मतलब होता है स्थगित करना, किसी चीज को क्या करना, स्थगित करना। स्थगित अवस्था बोल देंगे या स्थगन बोल देंगे, आस्थगन, यानी कि अबवेंस कहलाता है। ठीक है। इसका और एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके देख सकते हो कि जैसे पालन करना यानी आज्ञा मानना या नियम का अनुसरण करना, यानी इसको टू फॉलो बोलते हैं या कंप्लायंस बोलते हैं। ठीक है। दूसरा आंसर आपका था स्थगित अवस्था, जिसको बोलते हैं यहाँ पे, दूसरा था स्थगित अवस्था या स्थगन, अबवेंस कहा जाता है इसको, या इसको सस्पेंशन भी कहते हैं कि भैया सस्पेंशन आपका हो गया, सस्पेंड हो गया जैसे। ठीक है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है मित्र। आ जाओ आगे, कह रहा कि आज्ञा देना, अनुमति प्रदान करना, यानी टू कमांड भी कहेंगे। अब जैसे आप सेना वाली लैंग्वेज में कहोगे, जैसे सेना वाले शब्द आ रहे हैं, तो सेना की लैंग्वेज में कहोगे तो टू कमांड कहोगे, और वैसे आप कार्यालय में आप इसको ऑर्डर बोलते हैं। कार्यालय की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, आप इसको ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, निरस्त करना यानी इसको नुलिफाई कहेंगे या कैंसिल कह देंगे, नुलिफाई कहेंगे या कैंसिल, नुलिफाई या कैंसिल। फिर आता है आपका एडहॉक। एडहॉक क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है ऑफिशियली। तो एडहॉक किसे कहा जाता है, स्थायी, तदर्थ, विशेष उद्देश्य के लिए, या समय पूर्व, या कानूनी। आंसर करेंगे सभी लोग, थोड़ा सा समझिए, इसको आंसर करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये कह रहा है एडहॉक, आपने कई बार शब्द सुना होगा कि एडहॉक क्या होता है। तो एडहॉक का मतलब होता है कि विशेष उद्देश्य के लिए जो दिया जाता है, या आप इसको तदर्थ भी कह सकते हो एक शब्द में। ठीक है भाई, मैराथन ही चल रही है, क्लास चल रही है, मतलब मैराथन ही मान लो इसको। यही आपके लिए रामबाण है, यही अमृत है आज के लिए, हिंदी के लिए यही अमृत है। कल वाली पीडीएफ, आज वाली पीडीएफ, इन दोनों को पढ़िए। ठीक है, यही अमृत मिल रहा है आपको। तो कह रहा तदर्थ या विशेष उद्देश्य के लिए इसको एडहॉक कहा जाता है। अच्छा, स्थायी का मतलब क्या होता है, तो स्थायी मतलब परमानेंट हो गया। जैसे स्थायी किसे बोलते हैं, अभी इंग्लिश जरूर देखते रहिएगा। स्थायी मतलब परमानेंट हो गया। समय पूर्व का मतलब आपका प्रेमेचर हो गया। कानूनी का मतलब लीगल हो गया, या आप इसे क्या बोलते हैं, स्टेचुटरी भी कह सकते हैं, या लीगल कह सकते हैं। कानूनी का मतलब लीगल हो गया आपका। ठीक है। शीर्षक कैसे रखते हैं गद्यांश में, शीर्षक का आसान होता है, पूरे गद्यांश का निचोड़। 4 लाइन का गद्यांश है, अगर उसमें भी शीर्षक नहीं निकाल पाए तब तो फिर मतलब ये समझ लो लुटिया डूबनी डूबनी है। तो 4 लाइन का जो होता है ना, वो शीर्षक आराम से निकाल दोगे, जो सबसे ज्यादा गद्यांश पे जोड़ दिया गया हो। पूरा गद्यांश किस पे वेस्ट है, पूरा गद्यांश क्या कहना चाह रहा है, एक शब्द में अगर आप कहोगे कि यार पूरे गद्यांश का एक शब्द क्या बनेगा, वही शीर्षक होगा आपका। तो पूरे गद्यांश का निचोड़ क्या होगा, उसका सार तत्व क्या होगा, उसका एक शब्द क्या होगा, वही उसका गद्यांश का शीर्षक होगा। आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है।
अच्छा, एफिडेविट का मतलब क्या होता है, ये मैंने कल भी आपको कराया था उसमें, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में नहीं कराया था, और आज भी मैंने कराया है, आज भी मैंने इसको एफिडेविट बनाया। तो मैं, आपको पता होगा, हमेशा आप कहते हो ना कि मेरा वो क्या कहते हैं, नाम में गलती हो गई है या इस चीज में गलती हो गई, तो मैं कहता हूं हमेशा कि भैया एफिडेविट बनवा के चले जाइएगा, उसके बाद उसको सही करा लीजिएगा, एफिडेविट लग जाएगा। एफिडेविट तहसील वगैरह से बनता है, तो इसको शपथ पत्र बोलते हैं। एफिडेविट को क्या बोलते हैं, शपथ पत्र कहा जाता है, याद रखिएगा, बी वाला आंसर राइट होगा। अच्छा, इसी का थोड़ा और करेंगे, जैसे एफिडेविट शपथ पत्र हो गया, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको हल्फनामा भी कहते हैं, हलफनामा बोलते हैं। ये आपकी इसकी कार्यालयी लैंग्वेज है, मतलब आपकी न्यायिक लैंग्वेज है, जो आप न्यायालय वगैरह में जाते हैं तो इसको हलफनामा बोलते हैं, एफिडेविट इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे अपनी लैंग्वेज में इसको शपथ पत्र भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ऑफिशियली लैंग्वेज में शपथ पत्र कहते हैं, कानूनी लैंग्वेज में इसको हल्फनामा कहते हैं, हलफनामा। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया, जो आपके दस्तावेज हैं, इसको प्रलेख और दस्तावेज दोनों कहते हैं। तो अगर दस्तावेज आए, प्रलेख आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट बोलेंगे। यानी आपको लिखेगा कैसे, आपको इंग्लिश में लिख के देगा, ठीक है, हमको क्या होता है, हमको इंग्लिश में लिख के देगा और पूछेगा हिंदी क्या है, तो डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, प्रलेख या दस्तावेज बोलते हैं। फिर आता है आपका मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो या फिर आपका डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको। तो मैनिफेस्टो या मैनिफेस्टो, जैसे आपने अभी कई सारे शब्द मैनिफेस्टो आप कई बार सुन रहे होंगे, अभी बंगाल में इलेक्शन है, बीजेपी अपना मैनिफेस्टो निकालती है, कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो निकालती है, तृणमूल कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो निकालती है, तो वही मैनिफेस्टो होता है। इसको घोषणा पत्र कहते हैं कि मैं ये घोषणा करता हूं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है क्योंकि इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं, तो शब्द पूछ सकता है आपसे। सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है भैया, सर्टिफिकेट का मतलब हो गया प्रमाण पत्र। तो जो सर्टिफिकेट है आपके, प्रमाण पत्र है, उसकी बात करता है। ठीक है, बैकलॉग का हिंदी अनुवाद क्या होगा, बैकलॉग लिखा हुआ है, बैकलॉग, बैकलॉग का हिंदी अनुवाद क्या होगा, यानी पिछला बकाया, पिछला इतिहास, काला धन या आरक्षित पद। काला धन के बारे में आप जानते होंगे, ब्लैक मनी, अपने मोदी जी कहते थे ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी के बारे में तो सारे लोग जानते होंगे। ठीक है, लेकिन कह रहा बैकलॉग, तो बैक मतलब पिछला हो गया, लॉग मतलब क्या हो गया, लॉग मतलब क्या हो गया, बकाया। तो बैक मतलब पिछला, लॉग मतलब बकाया, यानी यहाँ पे पिछला बकाया कह देंगे, बैकलॉग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पिछला बकाया, यानी बैकलॉग हो गया। ए वाला आंसर करेंगे। इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेन देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिएगा, पास्ट हिस्ट्री किसको बोलते हैं, पिछला इतिहास को। ब्लैक मनी किसे बोलेंगे, काला धन हो गया आपका। रिजर्व्ड पोस्ट किसे बोलते हैं, आरक्षित पद जो होता है उसे रिजर्व्ड पोस्ट कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिजर्व्ड पोस्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपका। इसको क्या बोलेंगे, इसको आरक्षित पद कहा जाता है। ठीक है, आ जाओ। फिर कहता है वेनीफाइड, बोनीफाइड को क्या बोलते हैं, बोनाफाइड। ये क्या लिखा हुआ है आपका, बोनाफाइड लिखा हुआ है। तो बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, जाली बोलेंगे, या फिर वास्तविक सद्भावी बोलेंगे, या प्रमाणन बोलेंगे, या एक पक्षी बोलेंगे। बोनाफाइड को क्या कहा जाता है बताइएगा। बोनाफाइड मतलब आप इसको कह सकते हो असली, असली कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो नेक नियत से किया हुआ, नेक नियत से किया हुआ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोनाफाइड कहते हैं। तो बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, बोनाफाइड का मतलब होता है कि आप क्या बोलते हो, वास्तविक या सद्भावी बोल सकते हो। क्या बोलेंगे, वास्तविक या सद्भावी बोलेंगे। जाली को फेक कहा जाता है, जाली को क्या कहेंगे, फेक। जैसे जाली मतलब जाली मुद्रा यानी फेक करेंसी आता है, उसी तरह से हो गया। प्रमाणन का मतलब क्या होता है, प्रमाणन का मतलब हो गया आपका, इसको इसकी इंग्लिश जो होती है उसको सर्टिफिकेशन बोलते हैं, प्रमाण को सर्टिफिकेट बोलते हैं, प्रमाणन को सर्टिफिकेशन बोलते हैं। किसी तथ्य की पुष्टि करने की प्रक्रिया प्रमाणन कहलाती है। उसके बाद आता है एक पक्षी। तो एक पक्षी को आप ये क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल बोलते हैं। यूनिलेटरल जो केवल एक पक्ष से संबंधित हो, यूनिलेटरल बोला जाता है। जाली मतलब फेक हो गया, जो असली ना होकर के कपटपूर्ण हो, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है साहब। फिर आता है आपका कैबिनेट। कैबिनेट आपने सुना होगा भैया, कैबिनेट में आज बैठक हुई है, कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट बैठक होती नहीं होती है, कैबिनेट मीटिंग वगैरह। हाँ, फेक एनकाउंटर बिल्कुल बोल सकते हैं, फेक एनकाउंटर बोल सकते हैं, इंग्लिश में आ सकता है। कैबिनेट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, कैबिनेट का मतलब क्या होगा बताइएगा। कैबिनेट मतलब आपका क्या हो गया, इसको मंत्रिमंडल बोला जाता है। क्या बोलेंगे, कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, कैबिनेट, यानी आंसर आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा। अब इसका और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहां आप देखिएगा, सचिवालय मतलब सेक्रेटरिएट होता है, सेक्रेटरिएट हो गया आपका। परिषद मतलब काउंसिल हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं सारे।
ठीक है। उसके बाद आपका मंत्रिमंडल कैबिनेट हो गया। सभा असेंबली को बोलते हैं या मीटिंग को बोलते हैं, वैसे सभा असेंबली को भी कहते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा जानिएगा। वह कार्यालय जहां प्रशासनिक कार्य और रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे पीएमओ सचिवालय वगैरह हो गया, उसको बोलते हैं। हाँ जी बताइए। IDFC बैंक से एक सर्विस कॉल है। मेरे जितने बालक बालिकाएं सबको क्रेडिट कार्ड दे दो। परिषद यानी सदस्यों का एक समूह है, और मंत्रिमंडल यानी मंत्रिपरिषद का वह छोटा प्रभावशाली हिस्सा जिसमें क्या होता है, जिसमें वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है। सभा मतलब असेंबली यानी लोगों का समूह जो किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित होते हैं वहां पे। फिर आता है आपका कैजुअल लीव। अब ये कार्यालयी थोड़ा सा शब्द है। कैजुअल लीव कार्यालयी भी है, और आपका वैसे तो आप हर जगह जहां भी जाते हो, चाहे पुलिस विभाग में हो चाहे सेना विभाग में हो, तो वहां कुछ लीव होती हैं, जिसमें कैजुअल लीव होती है, जिसमें अर्न लीव होती है, जिसमें कई सारी प्रकार की लीव वगैरह होती हैं। ठीक है। जैसे आपका चिकित्सा लीव हो गई, चिकित्सा मतलब मेडिकल लीव जिसको बोलते हैं, तो ये वो वाली लीव है। तो इसको चिकित्सा को क्या बोलेंगे, मेडिकल लीव बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, मेडिकल लीव, मेडिकल लीव कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अर्जित यानी इसको अर्न्ड लीव बोलते हैं, अर्न्ड लीव बोलेंगे, ऐसी कुछ इंग्लिश होती है। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, भावनाओं को समझिएगा। उसके बाद बिना वेतन अवकाश, इसको बिना वेतन अवकाश इसको क्या बोलते हैं, अरे यार इसको कुछ बोलते हैं, पेड लीव बोलते हैं इसको। इसको पेड लीव कहा जाता है, वैसे पेड लीव कहा जाता है। ठीक है। आकस्मिक अवकाश का मतलब होता है कैजुअल लीव। ठीक है ना। आकस्मिक अवकाश का मतलब क्या होता है, कैजुअल लीव यानी देखो यहाँ पे लीव का बारे में लिख दिया है। कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश हो गया, मेडिकल लीव यानी चिकित्सा अवकाश हो गया। ठीक है। और उसके बाद अर्न्ड लीव यानी अर्जित अवकाश हो गया, अर्जित अर्न्ड लीव है, अर्जित अवकाश। उसके बाद लीव विदाउट पे यानी बिना वेतन अवकाश, लीव विदाउट पे या पेड लीव कहते हैं इसको, या लीव विदाउट पेड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ऐसे पेड लीव भी कह देते हैं, या फिर बिना वेतन अवकाश यानी कि लीव विदाउट पे भी कह देते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेक्टो कहते हैं। डिफेक्टो किसे कहा जाता है बताइएगा। ये शब्द है आपका डिफेक्टो। तो डिफेक्टो किसे कहते हैं बताइएगा। कानूनी रूप को डिफेक्टो कहेंगे, वस्तुतः वास्तव में उसको डिफेक्टो कहेंगे, केवल नाम का है या औपचारिक है। डिफेक्टो किसे कहा जाता है बताइएगा, आंसर करिएगा सभी लोग। डिफेक्टो बोलते हैं जो मतलब वस्तुतः हो, वास्तव में हो, जो उसे डिफेक्टो कहा जाता है। ठीक है। कानूनी रूप में तो आप पढ़ चुके हो, कानूनी रूप मानी डीजर, ये लीगली आप पढ़ चुके हो, तो लीगली को याद रखिएगा। किसको याद रखिएगा, लीगली को याद रखिएगा। वस्तुतः वास्तव में डिफेक्टो या इन रियलिटी कहते हैं इसको। केवल नाम का यानी नॉमिनल बोलते हैं, या फिर इन नेम ओनली बोलते हैं। औपचारिक मतलब फॉर्मल हो गया। ये शब्द इंपॉर्टेंट है। एक होता है फॉर्मल, एक होता है क्या बोलते हैं, अनफॉर्मल होता है। एक फॉर्मल होता है, एक अनफॉर्मल होता है। फॉर्मल मतलब आपका औपचारिक हो गया, अनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक हो गया, उसको अनौपचारिक बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका डेमोरेज। डेमोरेज का मतलब क्या होता है बताइएगा। डेमोरेज का मतलब क्या हो जाएगा, छूट है, या फिर विलंब है, शुल्क है, या अग्रिम भुगतान है, या बीमा राशि है। डेमोरल को क्या कहा जाता है बताइएगा। डेमोरेज, माफ कीजिएगा, डेमोरेज को बोलते हैं। वैसे एक्चुअल सिलेबस तो जीडी हिंदी का कोई नहीं है, हिंदी इंग्लिश का कोई एक्चुअल सिलेबस है ही नहीं। उसने कहा बस हमने हिंदी पूछनी है आपसे, अब कुछ भी पूछ सकता है उसमें, तो इसीलिए इसको बदल दिया। लेकिन जब आप इस पे रम जाओगे, इसको पढ़ोगे, तो फिर ये भी आसान हो जाएगा। कुछ भी दुनिया में टफ नहीं। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ डेमोरेज का सही अर्थ क्या होता है भैया, तो इसको बोलते हैं अग्रिम भुगतान। क्या बोलेंगे, इसको कहा जाता है अग्रिम भुगतान। अग्रिम भुगतान को क्या बोलते हैं, डेमोरेज बोलते हैं। वो गाना नहीं सुना है, सही आ रहा तू तो बदला नहीं है, वही वाला है जी एसएससी के साथ। ठीक है। मौसम जरा सा रूठा हुआ है, तो मतलब बाकी सिलेबस नहीं बदला है, यही हिंदी का मौसम थोड़ा सा रूठ गया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी मेरे, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा, एकदम परेशान मत होइए। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, छूट। अब तुम्हें क्या लगता है इंग्लिश में नहीं चेंज किया होगा सिलेबस। छूट का क्या होता है, छूट को डिस्काउंट या रिबेट बोला जाता है। विलंब शुल्क को क्या बोलते हैं, विलंब शुल्क को डिमोरेज बोला जाता है। अग्रिम भुगतान को क्या बोलते हैं, एडवांस पेमेंट कहते हैं। अच्छा, डिमोरेज मतलब मैंने आंसर क्या किया, अग्रिम भुगतान, नहीं नहीं, विलंब शुल्क बोलते हैं इसको। ये गलत हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे गलत टिक हो गया। विलंब शुल्क होता है, विलंब शुल्क मतलब डिमोरेज। ठीक है।
अग्रिम भुगतान का मतलब क्या है? अग्रिम भुगतान मतलब एडवांस पेमेंट, बीमा राशि यानी इंश्योरेंस प्रीमियम या सम एश्योर्ड बोलते हैं, एश्योर्ड। ठीक है, विलंब शुल्क मतलब डिमोरेज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी छूट का मतलब डिस्काउंट होता है। क्वेश्चन आता है गजेट, गजेट को क्या कहते हैं बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। चलो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। देखो परिपत्र को सर्कुलर कहते हैं, परिपत्र को मैंने क्या बताया था, सर्कुलर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहां क्या पूछ रहा है, गजेट को क्या बोलेंगे, गजेट, गजेट को क्या बोलते हैं, गजेट को बोलते हैं राजपत्र। गजेट को क्या बोलेंगे, गजेट को राजपत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे समाचार पत्र न्यूज़पेपर हो गया आपका, पत्रिका को क्या कहते हैं, मैगजीन या पॉलिटिकल कहा जाता है, राजपत्र को गजेट बोलते हैं, नियम पुस्तिका को रूल बुक कहते हैं। अब थोड़ा एक एक बस जल्दी जल्दी करते हैं इसको, वरना समय हो रहा है। यह कह रहा है आपका हॉनरेरम का मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, वेतन बोलेंगे या फिर मानदेय बोलेंगे या बोनस बोलेंगे या भत्ता बोलेंगे। वेतन को सैलरी कहते हैं, ठीक है, वेतन को सैलरी कहते हैं। हॉनरेरम को क्या बोलते हैं, मानदेय कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बी वाला आंसर आपका राइट होगा। बोनस तो वैसे इंग्लिश का ही शब्द है, बोनस क्या है, इंग्लिश का ही शब्द है। फिर कह रहा है इंटरिम का मतलब क्या होता है, इंटरिम का मतलब अंतिम है, आंतरिक है, अंतरिम है या अल्पकालिक कह सकते हैं इसको, या बाहरी। ठीक है, तो यहाँ इंटरिम का मतलब क्या होता है बताइएगा। तो बोले सर इसे क्या कहा जाता है, कहेंगे सर इसको अंतरिम या अल्पकालिक कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, अंतरिम या अल्पकालिक कहा जाता है। सी वाला आंसर आपका क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। स्पीड थोड़ा सा बढ़ाते रहिएगा। फिर कह रहा है लिएशन का मतलब क्या होता है, लिएशन लिखा हुआ है, लिएशन का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो। लिएशन का मतलब क्या होगा, तो लिएशन का मतलब क्या बोलेंगे, लिएशन, लिएशन का मतलब संपर्क होता है। लिएशन का मतलब क्या होता है, बोले सर लिएशन मतलब संपर्क होता है। नेक्स्ट कह रहा है मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है बताइएगा। मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम को क्या कहते हैं, मेमोरेंडम को ज्ञापन कहते हैं। परिपत्र को क्या बोलेंगे, सर्कुलर बोलेंगे, सर्कुलर कहा जाता है इसको। ठीक है, अधिसूचना को क्या बोला था मैंने, नोटिफिकेशन बोलते हैं, नोटिफिकेशन कहते हैं इसको, नोटिफिकेशन, ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ अगला, कहता है मिनट्स को क्या बोलते हैं। अभी मैंने बताया था इसको, मिनट्स, मिनट्स के बारे में हमने पढ़ा था। मिनट्स जैसे मीटिंग वगैरह करते हैं, मीटिंग वगैरह में जो की पॉइंट होते हैं, जो मेन मेन मुद्दों पे बात होती है, उसी को एक मतलब संक्षेप में लिख करके देना, लिख देना, बाकायदा उसका डाटा रखना, उसको क्या मिनट्स बोलते हैं। और मिनट्स कहा जाता है कार्यव्रत को, कार्यव्रत को क्या कहा जाता है, मिनट्स कहा जाता है। बी वाला आंसर आपका राइट होगा। टेलीग्राम नाम बता दूंगा, टेलीग्राम लिंक दे दूंगा अभी। नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन को क्या कहते हैं बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो स्पीड में, क्योंकि क्वेश्चन ढेर सारे हैं, करा देता हूं प्रैक्टिस। ठीक है ना, नोटिफिकेशन को क्या कहा जाता है, नोटिफिकेशन को क्या कहेंगे, नोटिफिकेशन को बोला जाता है कि आपका ये क्या है, अधिसूचना है। अधिसूचना को क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन, अधिसूचना राजपत्र में जारी होती है। सूचना को नोटिस बोलते हैं, सूचना को क्या बोलेंगे, इसको नोटिस कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, कह रहा ऑन प्रोबेशन, ऑन प्रोबेशन का मतलब क्या होता है बताइएगा, स्थायी पद पर, परिवीक्षा पर, पदोन्नति पर या निलंबन पर, बताइएगा, आंसर करेंगे सभी लोग। तो ऑन प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षा, परिवीक्षा पर होना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है जो आए, क्वेश्चन कहता है प्रोटोकॉल, ये आ सकता है क्योंकि प्रोटोकॉल आपका सेना में भी चलता है, पुलिस में भी चलता है। ठीक है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश होता है, ये तो बता चुका हूं कई बार। कहां हैं आप, लाइक वाला बटन ठोक दीजिएगा। सर टेक्स्ट बुक में ऐसे प्रश्न टेस्ट में नहीं आ रहे, नहीं, ये मैं खुद बनाता हूं। टेक्स्ट बुक में वो जो टेस्ट बनाते हैं वो बनाते हैं, उनको भेजूंगा, ये कहूंगा इस तरह के क्वेश्चन लाओ, फिर आएंगे आपके पास। ठीक है, कोई बंदा बहुत परेशान है, हाँ बताओ जल्दी भैया। कल एग्जाम था या है, अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा मैं 4 बजे बात करता हूँ आपसे, 100%, ठीक ठीक, ठीक है मैं देख लूंगा, हाँ अभी बात करता हूँ। बच्चे बहुत यार, एसएससी सच बता रहा हूँ, इतना कमीना आयोग मैंने आज तक नहीं देखा जितना कमीना आयोग एसएससी है।
बच्चे परेशान हैं, रो रहे हैं, मतलब किसी का मतलब जो है सेंटर, बच्चा सेंटर पे पहुंच रहा है उसका कैंसिल हो जा रहा है, कहीं कहीं मैसेज आ रहा है, कहीं किसी प्रकार का मैसेज आ रहा है, पता नहीं कौन सा नियम है, कौन सा कानून है। कसम बता रहा हूँ, कोई अच्छा वो हो ना तो धो दे इनको, अच्छी सरकार हो तो। खैर, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल मतलब नियम हो गया, मर्यादा हो गया, मर्यादा या नवाचार, जिस नयाचार बोलते हैं या समझौता है, क्या बोलते हैं, कौन आ गया पाकिस्तान वाला भाई। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल मतलब मर्यादा या नयाचार इसको बोलते हैं। ये आपका सेना वगैरह में भी आता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेरिम का मतलब क्या होता है, बताइएगा। क्वेरिम का मतलब क्या होता है? भैया पाकिस्तान वाले नहीं समझ पाएंगे, इंग्लिश और हिंदी की बात है, तुम्हारे दोनों नहीं आते, ना तुम्हें हिंदी आती है सही से ना इंग्लिश आती है, तो जो पाकिस्तानी है वो जा सकते हैं, ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। चड्डा कोई समझाओ इसे, ये कोई आ गया है पाकिस्तानी। तो क्विरुम का मतलब क्या होता है बताइएगा, कोई बताएगा इसे क्या कहा जाता है? बहुमत कहेंगे, गणपूर्ति कहेंगे, मतदान कहेंगे या सूची कहेंगे? तो इसे गणपूर्ति कहा जाता है, ठीक है ना, गणपूर्ति कहते हैं जब आप पढ़ोगे, क्वेरिम होता है। फिर आपका रेमुनरेशन बोलते हैं इसको, रिमुनरेशन। रिमुनरेशन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हमने अभी पढ़ा था, तो पीछे पढ़ा भी था हमने। रिमुनरेशन को किसको बोलते हैं? इसको पारिश्रमिक को कहा जाता है, जो पारिश्रमिक होता है उसे क्या बोलेंगे? इसे आपका रिमुनरेशन कहा जाता है। अच्छा, ऋण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई बताएगा? चड्ढा समझाओ इसे, ठीक है, आंसर बताएगा। ऋण को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं लोन। क्या बोलेंगे? कैंसन, इसको लोन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा कि स्टैच्यूरी को क्या कहते हैं? स्टैच्यूरी बोलते हैं इसको संवैधानिक, प्रशासनिक या फिर सांविधिक या फिर आपका अनिवार्य। आंसर बताइएगा सभी लोग, इसको क्या बोलेंगे? स्टैच्यूरी को क्या बोला जाता है? इसको संवैधानिक, सांविधिक कहा जाता है या कानूनी आप कह सकते हो। इसको क्या बोलेंगे? कानूनी कह सकते हो। सी वाला हो जाएगा आपका राइट। फिर आता है आपका सबऑर्डिनेट किसे कहते हैं? इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, अभी इसकी परिभाषा भी पीछे मैंने बताई थी, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। सबऑर्डिनेट किसे कहा जाता है? तो बोले सर सबऑर्डिनेट बोलते हैं अधीनस्थ को, जो अधीनस्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सबऑर्डिनेट कहते हैं। सहायक को असिस्टेंट कहा जाता है। क्या बोलेंगे? असिस्टेंट कहा जाता है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसको असिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका टेंडर। टेंडर के बारे में मैंने आपको बताया था, टेंडर किसे कहा जाता है? भुगतान है, निविदा है, अनुबंध है या प्रस्ताव है? तो टेंडर कहा जाता है निविदा, जो निविदा सूचना निकलती है, याद होगा। टेलीग्राम वाले बहुत परेशान हैं, मिल जाएगा टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ये लो भाई टेलीग्राम ले लो पहले तुम। किसको किसको समझाऊं, किसको किसको समझाएं यहाँ हम? ये लो टेलीग्राम लिंक है, जाके ले लो जाके, ये टेलीग्राम लिंक है यहाँ पे, फॉर पीडीएफ ज्वाइन विनय सर टेलीग्राम, यहाँ पे जाकर के ले लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसी क्लास में। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रा वायरस किसे कहते हैं? ये अल्ट्रा वायरस हो गया। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या? आधिकारिक क्षेत्र के भीतर शक्ति का प्रयोग या शक्ति बाह्य या अधिकारातीत, यानी जो अधिकार से बाहर है, जो आपके अधिकार से बाहर है, जो आपके क्या बोलते हैं, जो आपके अधिकार में नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? या जो शक्ति से बाहर है उसे क्या बोलते हैं? शक्ति बाह्य, मतलब अल्ट्रा वायरस कहते हैं, शक्ति बाह्य बोलते हैं या फिर अधिकारतीत कहा जाता है, यानी अधिकार से बाहर। फिर आता है आपका विजिलेंस बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे? विजिलेंस। कहन भैया विजिलेंस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? सतर्कता, सुरक्षा, निगरानी, सावधानी। ये सारे के सारे शब्द सेना से संबंधित है। फिर मैं आपको एक वादा कर सकता हूं, लेकिन पता नहीं मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जो शब्द हैं तेल लगाओ बाबर का नाम मिटाओ डाबर, तेल लगाओ डाबर का नाम मिटाओ बाबर का, ये भी सही है, अच्छा है, मैं इसकी सराहना करता हूं। तो विजिलेंस का मतलब क्या होता है? विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? इसको सतर्कता कहा जाता है। ए वाला आंसर आपका राइट होगा। निगरानी के बारे में पीछे मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, ठीक है। फिर आ जाओ, कह रहा है वारंटी का मतलब क्या होता है? वारंटी किसे कहा जाता है बताइएगा? गारंटी, आश्वासन वारंटी, शर्त या अधिकार पत्र, वारंटी किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी बता दो भाई, वारंटी का मतलब क्या होता है? जो पीछे मैं करा के आया हूं उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। वारंटी का मतलब ऐसे आश्वासन होता है, ढांढस जिसको हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, गारंटी इंग्लिश का ही शब्द है। एक्स ऑफिसियो किसे कहा जाता है? ये भी हमने पढ़ा है, ठीक ना।
एक्स ऑफिसियो किसे कहा जाता है बताइएगा। हाँ जी अक्षय सर बताइए कैसे हैं आप। बस क्लास में हूं सर, आदेश करिए। हमारे अक्षय सर हैं जी। जी हाँ हुई है, मैं अभी बात करा दूंगा आपकी। ठीक सर। हाँ चलिए मैं देखता हूँ सर, अभी तो क्लास में इसको कंप्लीट कर दूं, बस थोड़ा सा बच्चे। ठीक सर ठीक। चलिए एक्स ऑफिसियो के बारे में मैंने आपको बताया था। एक्स ऑफिसियो किसे कहा जाता है? एक्स ऑफिसियो कहा जाता है पदेन को, जो पद पे स्थित हो उसे एक्स ऑफिसियो कहते हैं। ध्यान रखिएगा। कहता है कि डिस्क्रेपेंसी किसे कहा जाता है? डिस्क्रेपेंसी किसे कहा जाता है बताइएगा। नाम समझ रहे हो, इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपकी जवान लकवा मार जाए। ठीक है, पीडीएफ देता हूं यार, पीडीएफ कल बोला था रात में नहीं दे पाया था। ठीक है, लेकिन ये वाली पीडीएफ आपको मिलेगी। वो कल वाली पीडीएफ मैंने दी थी, अलग से पीडीएफ उस तरह से नहीं दे पाया था। बाकी हाँ प्रयास करूंगा, मिलेगी तो दे दूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन डिस्क्रेपेंसी को क्या कहा जाता है, कोई बताएगा? डिस्क्रेपेंसी को क्या कहते हैं? तो इसको विसंगति बोला जाता है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं मैं इंग्लिश ले लेता और मैं इसको कर ले जाता, ये इंग्लिश वो वाली इंग्लिश नहीं है। ये इंग्लिश वो वाली इंग्लिश नहीं है जो ऐसे कॉमनली लोग बोलते हैं। इसमें भाई साहब पसीने छूट जाएंगे, ठीक है, लंगोटी छूट के तहमल बन जाएगा। तो ये वो वाली इंग्लिश है, ये प्रशासनिक इंग्लिश है, प्रशासनिक शब्दावली वाली इंग्लिश है, ये डेली यूज वाली इंग्लिश नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि ऑडिट का सटीक अर्थ क्या होता है बताइएगा। चलिए आंसर करेंगे, ऑडिट का सटीक अर्थ। चलिए अब मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं कि कुछ भी ना बचे। ठीक है, कुछ भी ना बचे, मैं पूरा प्रयास करूंगा, बस इसी को रटना है आपने। जो कल पीडीएफ दी है वो और जो आज दूंगा वो, इसको रटना है, बस यही कहूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है मैं आपके दिलो दिमाग में उस तरह से उतार पाऊं, ठीक है, हिंदी की तरह। लेकिन हाँ फिर मैं आपको बताता हूं कि मैंने अभी अपना वो नहीं छोड़ा है। जैसे विलोम शब्द एक आया है, आगे मुझे ऐसा फील होता है कि विलोम शब्द वगैरह पर्यायवाची वगैरह कुछ तो पूछना चाहिए इसको, वरना हिंदी तो फिर मामला खत्म हो जाएगा। क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट को क्या कहा जाता है? इंडोर्समेंट बोलते हैं इसको। इंडोर्समेंट को क्या कहते हैं? पीछे हमने इसको भी पढ़ा है। इंडोर्समेंट को क्या कहते हैं बताइएगा, इसको पीछे हमने पढ़ रखा है भाई, सभी लोग आंसर करेंगे। इसको बोलते हैं पृष्ठांकन, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पृष्ठांकन। तो आंसर क्या हो जाएगा बोल साहब? आंसर हो जाएगा पृष्ठांकन, सी वाला आंसर याद होगा। अब एक सबसे बड़ी न्यूज आपको दे रहा हूं, सबसे बड़ी न्यूज ये है कि टेक्स्ट बुक लेकर के आया है समर सेल। ये समर सेल है क्या? 2 मिनट के लिए केवल मुझे सुन लीजिएगा। इस समर सेल में जैसे आप 2027 की जो एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, या जो और स्टेट वगैरह की स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये है। मैं आपको बता दूं, जो हमारा 1799 का बैच सब्सक्रिप्शन पहले मिल रहा था, जिसमें आपके 375 एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, टीचिंग हो, एग्जाम आपका डिफेंस एग्जाम हो, यूपी बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, पंजाब हो, या फिर आपका उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, जितने भी स्टेट हैं सबके अलग अलग कोर्सेज आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलते थे। अब वो 1799 वाला मात्र 899 में मिल रहा है, लेकिन ये तभी आपको मिलेगा जब विनय कूपन कोड लगाओगे। अच्छा इसकी सबसे बड़ी विशेषता जानते हो क्या है? जो 1 साल के लिए हमारा सुपर पास, जो पास प्रो मैक्स बिकता है अलग से 600-700 रुपए का, वो इसमें आपको फ्री मिल रहा है। पास प्रो मैक्स, इसमें आपको सबके लिए हर एग्जाम के लिए टेस्ट मिलेगा। इसमें आपको एक सिलेक्शन किट ये वाली जो है मिलेगी, जिसमें शॉर्ट ट्रिक ई बुक होगी, आपका इन्फोग्राफिक ई बुक होगी, कॉन्सेप्ट ई बुक मिलेगी, पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस ई बुक मिलेगी, ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन ये कब मिलेंगी? जब आप कूपन कोड विनय लगाओगे। कैसे लगाना है ये मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ये आपके लिए रामबाण है, आगे आपको बड़ा फायदा देगा आने वाली वैकेंसी में। लाइक वाला बटन आपने नहीं दबाया, इतने लोग लाइव हो, लाइक बहुत कम किए हैं, ये गलत बात है, तो इसको कर दिया करो। अब यहां आओगे, ये मेरा टेलीग्राम है, फॉर पीडीएफ ज्वाइन विनय सर टेलीग्राम चैनल। जैसे क्लिक करोगे इस पे तो ये ऐसे ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे 30,447 लोग जुड़े हुए हैं। यहीं पे मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, ये देखो, ये है आपका मोबाइल, यही मेरा वो है, 31,816 लोग हैं। यहीं पे मेरा मोबाइल नंबर है, ये 9305379738। अगर कोई समस्या समाधान करना, मतलब कुछ भी दिक्कत लग रही है, आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हो। एकदम वेल्ला आदमी हूं, कोई शादी उदी हुई नहीं, एकदम वेल्ला आदमी हूं, आपके फोन के लिए ही तत्पर रहता हूं, तो आप मुझे फोन कर सकते हो, उठेगा। ठीक है,
वैसे कोई जानकारी लेनी हो तो मैं उपस्थित रहूंगा आपके लिए। बाकी क्लास के टाइम फोन कम उठाऊंगा। ये मेरा टेलीग्राम है। अब कैसे आपको कोर्स लेना है वो बता दूं, 2 मिनट का समय आपका मैं लूंगा यहाँ पे। अब जैसे आपको मान लीजिए सब्सक्रिप्शन लेना 899 का, आपको अगली भी तैयारी करनी है और भी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, सारे कोर्सेज लाइव एंड रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको और इसमें सारे टेस्ट वेस्ट मिलेंगे। तो भाई सुपर पास लाइव पे जाइएगा, ऐसे क्लिक करिएगा, सीधा जाकर के पैसा वो उससे कर लीजिए, QR स्कैन यहां से मिल जाएगा, या फिर आप यहां से अप्लाई कूपन करके विनय कूपन कोड लगाइएगा। क्या लगाओगे? VINAY विनय कूपन कोड लगाओगे, अप्लाई करोगे, आपको बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। 899 का 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, ये दोबारा ऑफर नहीं आएगा, ये दोबारा ऑफर आपका नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, ठीक है। खैर अब बताओ सेशन कैसा लगा। और हाँ, जो भी बन सकेगा, जो भी प्रयास हो सकेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा नहीं, अच्छे से अच्छा कम से कम कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पेपर के टाइम ज्यादा से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे ही टेंशन ऑलरेडी आपको SSC GD दे चुका है, SSC दे चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम प्रयास करूंगा अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का। फिर मैं आपको ये वादा दिलाता हूं कि जैसे कल वाली PDF से क्वेश्चन आपके फंसे हैं, वैसे प्रयास रहेगा आज वाली PDF से भी आपके क्वेश्चन फंसे। तो कल वाली PDF भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आज वाली PDF इंपॉर्टेंट है। तो आज वाली PDF भी प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा, कल वाली PDF को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, उसको भी आपको पढ़ना है। तो वो दोनों पढ़िएगा, फिर पेपर देने जाएगा। सर आपकी PDF RW वालों ने चोरी कर ली है, आज मैंने उनके टेलीग्राम पर। भाई ऐसा मत कहो, कोई किसी का चोरी नहीं करता। अगर उन्होंने ले ली है अच्छी बात है, पढ़ाएं, वो भी बच्चों का भला ही करेंगे, कुछ और तो नहीं ना करेंगे। कोई अपने लिए हो, हमें लिए थोड़ी बनाएंगे उसको बेच करके, वो आप ही लोगों को देंगे, बच्चों का भला करेंगे। अगर वो यूज कर रहे हैं, आप लोगों को दे रहे हैं, तो इसमें मेरा सौभाग्य है अगर कोई मेरी PDF यूज कर रहा है। अगर मतलब मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर फिर भी कर रहे हैं तो ये मेरा सौभाग्य है, मेरे लिए अच्छी बात है। सारे टीचर वहां पे मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से एज में ज्यादा हैं, सारे टीचर मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और मैं भी उनको पर्सनली बहुत मानता हूँ, ठीक है। लगभग सबसे बात होती है, तो ठीक है, अच्छी बात है कोई यूज कर रहा है, बढ़िया है। इसमें तो आपको और अच्छा है कि भाई भला हो रहा है, सब और बच्चों का भला हो रहा है मेरी वजह से, तो मुझे तो दुआ ही मिल रही है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। बाकी कुछ भी आता है तो मैं आपको अपडेट करता हूं, ठीक है। इस PDF को अभी मैं जस्ट डाल दूंगा कंप्रेस करके, कम उसमें MB में डाउनलोड करके बढ़िया से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच सभी को।